देखिए अपन चैप्टर नंबर जो 5 था जिसको अपन सोल्व कर रहे थे, गति के नियम वाला जो अध्याय था, इस चैप्टर में मैंने सारे जो जितने भी कंटेंट्स थे सारे कंटेंट्स हम देख लिए। इसमें लास्ट कंटेंट्स जो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है यांत्रिकी में समस्याओं को सोल्व करना, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, यानी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैकेनिज्म में, उनको क्वेश्चनों को अपन को सोल्व करना होता है। तो इसके लिए न्यूटन के जो अपने पास नियम है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन नियमों को अपन किस तरह से उसमें अप्लाई करते हैं ये अपन को इसके अंदर जानना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपन समझ पाएंगे इसके एक एग्जाम्पल की सहायता से। पहले उन स्टेप्स को, उन चरणों को, या यूं कह सकते हैं उन पदों को अपन लिख लें जिनका कि अपन इसमें उपयोग करते हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो लास्ट टॉपिक है अपने पास यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, या अपन कह सकते हैं सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, यानी कि सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी में समस्या को हल करना। तो देखो इसके लिए अपन क्या क्या पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं वो आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं, किन किन पॉइंट्स को अपन को फॉलो करना है। तो देखिए यांत्रिकी में गति के यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों, यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से, तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं, यांत्रिकी में तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके स्टेप्स या चरण निम्न है। ये कह सकते हैं जिसके किया जाता है यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके प्रमुख पद, ये कह सकते हैं जिसके निम्न पद हैं, यानी कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये कह सकते हैं निम्न क्या है उसके चरण हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें देखिएगा। नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप्स जो यूज करते हैं अपन वो है पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को, विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचना, विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। सबसे पहला तो ये स्टेप है अपन को, क्या है स्टेप्स, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। दूसरा जो स्टेप्स है, सेकंड स्टेप में अपन लेते हैं योजनाबद्ध आरेख खींचने के बाद संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। संयोजन के किसी
सुविधाजनक भाग को, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को, या यूं कह सकते हैं संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। यानी अपन को क्या करना, उसको निकाय के रूप में सेलेक्ट करना है। तीसरा देखिएगा, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। दो अपन ने स्टेप्स देख लिए। तीसरा स्टेप है एक पृथक आरेख खींचिए। एक पृथक आरेख खींचिए। एक पृथक आरेख खींचना है अपन को एक अलग से। एक पृथक आरेख खींचिए। नंबर थर्ड स्टेप जो अपन देख रहे हैं, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय, जिसमें केवल एक निकाय। एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय हो। क्या कह रहा हूं मैं? एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा, एक निकाय तथा पिंड के शेष भागों द्वारा। एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के शेष भागों द्वारा, क्या कहा मैंने? तथा पिंड के एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय, तथा पिंड के संयोजन के, इसको लाइन को पूरा कर लें, तथा पिंड के संयोजन के एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा, पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित, शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। देखिएगा, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। ये अपने तीसरा चरण या तीसरा पद है वो अपने लिखा है। इसी में एक पॉइंट और अपन ऐड कर लेते हैं। इस बल निर्देशांक आरेख कहते हैं, जो दर्शाते हैं अपन, इसे ही क्या कहते हैं? इसे बल निर्देशांक, यानी जिसे अपन कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसे बल निर्देशक यानी फ्री बॉडी डायग्राम, शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। इसे बल निर्देशांक आरेख, इसे अपन क्या कहेंगे? बल निर्देशांक आरेख कहते हैं। तो देखिएगा, अपन ने 3 स्टेप्स देखी हैं समस्याओं को हल करने के लिए। थर्ड जो स्टेप्स है उसमें मैंने क्या कहा? एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। इसे बल निर्देशांक आरेख कहते हैं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ये अपन ने इसमें लिख लिया है। अब देखिएगा नंबर 4, 3 स्टेप्स अपन ने जान ली। चौथी स्टेप से अपन क्या कह रहे हैं? बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं शामिल कीजिए। बल
निर्देशांक आरेख में, बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं, केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए। बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है, कीजिए जो या तो दी गई है। बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है या जो निर्विवाद निश्चित हो, या जो निर्विवाद निश्चित हो। यानी कि जो या तो दी गई है अपन क्वेश्चन में, या जो निर्विवाद क्या हो, निश्चित हो। शेष को अज्ञात मानकर, शेष जो है, जो भी बच गया उसको अपन अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। शेष को अज्ञात मानकर गति के नियमों, गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। यहां अपने पास 4 स्टेप्स हो गए। नंबर 5 और लास्ट स्टेप्स की जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो ये है, मैंने चौथे में बता दिया, अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा क्या करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। 5वीं स्टेप है संयोजन के अन्य निकाय के लिए, जो अन्य निकाय है संयोजन के अन्य निकाय के लिए, संयोजन के अन्य निकाय के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। ये लो, देखो वैसे अपन ने ये 5 जो स्टेप्स लिखी हैं, वैसे इन स्टेप्स को अपन यूज कर चुके हैं। इससे पहले जो अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, न्यूमेरिकल जो कुछ क्वेश्चन अपन ने जो सोल्व किए थे, उनके अंदर अपन इन कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर चुके हैं। लेकिन अपन बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अपने सिलेबस की जो बुक है एनसीईआरटी बुक में, उसमें हेडिंग है यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। तो उसकी जो स्टेप्स है उनको अब अपन ने लिखा है, जैसे बुक्स के अंदर है, अपनी बुक में है, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। तो देखिएगा अपन ने इसमें क्या देखा, यांत्रिकी में समस्या को हल करने के अंदर 5 पॉइंट है। मैंने क्या लिखा, यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके निम्न पद है। यानी कि क्या क्या स्टेप्स हैं या निम्न चरण है, कुछ भी आप कह दीजिए। पहला, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। पहला तो ये। दूसरा स्टेप्स क्या है, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। थर्ड, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। इसे बल निर्देशांक आरेख कहते हैं। चौथा, बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है या जो निर्विवाद निश्चित हो, कांस्टेंट हो। शेष को अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। 5वां और लास्ट स्टेप, संयोजन के अन्य निकाय के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। ये 5 नियम मान लो, ये 5 कॉन्सेप्ट मान लो, या 5 चरण मान लें, 5 पद मान लें, वो ये है। अब इसको अपन कैसे क्लियर कर लें, इसके लिए अपनी बुक में जो एक एग्जाम्पल है, यानी लास्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5.12, यानी 5वें चैप्टर का 12वां एग्जाम्पल, वो जो 5.12 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से अपन इन जो समस्याओं को हल करने की जो मैंने स्टेप्स बताई है,
यांत्रिकी में, उसमें अपन किस प्रकार इनको अप्लाई कर रहे हैं वो वहां चीज अपने क्या होगी, क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो अपन है, अब अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो एग्जांपल नंबर 5.12 है। उससे अपने पास ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि भाई इन स्टेप्स को अपन को कैसे यूज करना होता है, कि किस प्रकार की ये स्टेप्स है। यहां अपने पास ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगी, क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट जो है, जब अपन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो ही उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर होती है अपने पास। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। समस्याओं को हल करने के जो चरण या स्टेप्स अपन को दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को जब अपन यूज करेंगे तो अपने पास ये चीज एग्जैक्टली जो है अपने पास क्लियर हो जाएगी। देखिए अब अपन उस एग्जाम्पल नंबर 5.12 को लिखते हैं। क्या वो क्वेश्चन कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर है 5.12। अब उस एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या चीज अपन को दी हुई है वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, देखो ये अपनी ही बुक का उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5.12 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा है। किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। फिर इसी में आगे क्या कह रहे हैं, देखो जब इस गुटके के ऊपर इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श रखा जाता है तो बेलन 25 किलोग्राम बेलन रखते ही फर्श क्या होता है, नीचे धंस जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श स्थिति गति से नीचे धंसता है। तो फर्श नीचे धंसता है, ये लिख देते हैं अपन। तो फर्श नीचे धंसता है। फर्श क्या हो गया भाई, नीचे धंस जाता है। तथा गुटका व बेलन एक साथ नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। त्वरण से नीचे जाते हैं तो फर्श नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से क्या होते हैं, ये नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई। गुटके की फर्श पर क्रिया, गुटके की फर्श पर क्रिया दो स्थितियों में पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, अब इस क्वेश्चन के पार्ट हैं। देखो, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, गुटके की फर्श पर क्रिया किस किस स्थिति में पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, फर्श के धंसने से पूर्व, फर्श के धंसने से पूर्व, एक तो यहां अपन को निकालनी है। नंबर सेकेंड, एक तो ये पूछ रहे हैं फर्श के धंसने से पूर्व क्रिया। नंबर सेकेंड, फर्श धंसने के पश्चात, फर्श के धंसने के पश्चात क्या है, ये लो, एक तो ये है। फिर इसी के अंदर नंबर थर्ड और पूछ रहे हैं, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों, जो युगल हैं उनको पहचानिए, पेयर्स को। नंबर थर्ड, समस्या में जो अपन को प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया युगलों, या यूं कह सकते हैं पेयर्स या जोड़ों को, या जोड़ कह दें, जोड़ों को, पेयर्स को, युगलों को पहचानिए। पहचानिए, ये अपने पास दिया हुआ है भाई। और साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपन को दिया हुआ है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या और कैसे हैं, क्या क्वेश्चन है, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। जब लकड़ी का गुटका रखा गया तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही इस लकड़ी के गुटके के ऊपर, इस लकड़ी के गुटके के ऊपर इन्होंने जैसे ही 25 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या रख दिया, एक बेलन रख दिया, धातु का, लोहे का बेलन रख दिया, तो फर्श क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो ये पूछ रहे हैं कि और वो जिस दर से धंसा है तथा गुटका और बेलन एक साथ, गुटका और बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, फर्श के धंसने से पूर्व तथा फर्श के धंसने के पश्चात क्या है। और नंबर थर्ड पूछा जा रहा है, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए। आप तो देखिए भाई, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन है, अपन इसकी कंप्लीट टोटल थ्योरी को लिखेंगे ताकि अपने पास एक एक स्टेप्स को मैं इसमें लिखूंगा थ्योरी की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहे, बार बार पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप उसे एज इट ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखिएगा, इस प्रॉब्लम को या समस्या को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहली स्थिति के अंदर ये देखो, मेरे पास ये कोई फर्श है, इस फर्श के ऊपर ये लकड़ी का गुटका मैंने रखा हुआ है, ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति, अब मैं इसके अंदर क्या देखता हूं कि इसके ऊपर लगने वाले बल। सबसे पहले तो देखो सिंपल, अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वैसे अपन जान चुके हैं। इसका भार लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। भार कितना होगा इसका, mg। भाई भार कितना है, mg। अब mg अगर भार है, यानी कि भार से तात्पर्य हो गया गुरुत्वीय बल, तो भार या गुरुत्वीय बल जो अपने पास mg है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है गुटके की, 2 किलोग्राम है।
2 किलोग्राम, और जी की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो ये होगा। और इसी का अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पर कहाँ लग जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये लो भाई, गुटके के लिए अपन आरेख की बात करें तो इस तरह से अपन उसके आरेख को शो कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ये इसका भार नीचे की ओर लगेगा, और ये भार कितना होगा भाई, एम जी इज इक्वल टू, एम कितना है 2, जी है 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और इसी का अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये लो, ये एन हो गया। ध्यान रहे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। क्यों होगा अभी अपन थ्योरी में लिखेंगे। फिर हो क्या रहा है कि ये गुटका क्या हो गया, धस गया। धस गया मतलब इस तरह की स्थिति के अंदर अपने पास आ जाएगा। पहले गुटका जैसे मान लो यह इस पोजीशन में था, जैसे अपन इसके ऊपर बेलन को रखते हैं गुटका क्या होगा, जमीन के अंदर धस जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह की इसकी पोजीशन बन जाएगी। देखो ये बनाते हैं अपन, जैसे कि गुटका अपने पास यहां आ गया खिसक करके, ये देखो साइज का थोड़ा फर्क बन सकता है। अब ये यहां से, जैसे ये फर्श था इतना, चलो ये खिसक गया, ये पहले ये यहां था, पहले गुटके की स्थिति क्या थी भाई, यहां इस पोजीशन पे थी, अब कहाँ आ गई है, इस पोजीशन पे आ गई। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूं कि यहां इधर फर्श के ऊपर ये क्या रखा था, ये गुटका था भाई, ये लो। ये लो, यानी कि ये जो गुटका था पहले इस पोजीशन पे था, यूँ था, अब यहाँ से क्या आ गया, यूँ आ गया। लेकिन ऐसा कब आया ये, जब इसके ऊपर अपन ने किसी बेलन को रखा था। यानी कि अगर अपन बेलन की बात करें तो देखो भाई, ये अब उसकी पोजीशन आ रही है, इस तरह से अपन बेलन की पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि यो बनना चाहिए था ऐसे ऐसे, ये लो, ये स्थिति अपने पास आ गई बेलन रखने पर। अब इस स्थिति में इस पर लगने वाले बलों की बात करें तो देखो, पहले तो अपन इसका नाम दे दें कि ये अपन ने जो डायग्राम ये बनाया है किस पोजीशन को शो कर रहा है, गुटके का बल निर्देशांक आरेख है ये। गुटके का बल निर्देशांक आरेख है ये, इसे अपन कहेंगे गुटके का बल निर्देशांक आरेख। अब देखो भाई, अब बेलन सहित जो बल निर्देशांक आरेख बनेगा अपने पास वो किस तरह से होगा, वो देखेगा। ये तो भाई मेरे पास बेलन था, ये अपन ने गुटके के साथ यूं ले रहे हैं, और ये आपको खुद को पता है कि ये 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से क्या है, नीचे धसा है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं इसके ऊपर यहां इधर बल की बात करूं तो देखो भाई, कुल बल कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो भार कितना हुआ, 25 किलो तो किसका है, द्रव्यमान बेलन का, 2 किलो किसका है, गुटके का, यानी टोटल कितना हो गया 27 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। अगर 27 किलोग्राम मेरे पास अगर ये द्रव्यमान है तो भार कितना होगा भाई, mg होता है 27 इंटू 10, यानी 270 न्यूटन का बल हो गया। कैसे भाई, बेलन का द्रव्यमान कैपिटल एम, स्मॉल एम किसका द्रव्यमान है, गुटके का, इंटू जी, तो ये हो गया है 25 प्लस 2, जी का मान 10, 25 और 27 यानी कि 270 न्यूटन बल। इतना बल, या यूं कह सकते हैं इतना भार कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और इसी का अब क्या लगेगा भाई, प्रतिक्रिया बल, यहाँ एन था तो अब इस प्रतिक्रिया बल को कह देता हूं मैं एन डैश हो गया, और ये कहलाएगा गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का बल निर्देशांक आरेख। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, यहां तो शायद लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, यह लिख देता हूं, इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं भाई इसके बारे में। ये मेरे पास बन गया है गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का, प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का बल निर्देशांक आरेख। बल निर्देशांक आरेख, ये लो भाई, ये इसका बल निर्देशांक आरेख है ये।
ये जो अपन ने डायग्राम बनाया, यहाँ इस डायग्राम से सारी चीज़ें अपने पास ये क्लियर है। अब केवल अपन को इनकी थ्योरी है, या कह सकते हैं इनकी स्टेप्स को मुझे लिखना है एक एक को। अब एक एक को लिखूंगा। देखो पहले चित्र में क्या पूछ रहे हैं, फर्श के धंसने से पूर्व गुटके की फर्श पर क्रिया क्या है, इसकी मेरे को पहले थ्योरी लिखनी है। फिर धंसने के बाद की क्रिया क्या है वो मुझे लिखनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि ये डायग्राम बार बार अब अपने पास क्या होगा, यूज़ होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसको देख करके ही अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए एक बार आप इस डायग्राम को क्या कर लें, नोट कर लें, क्योंकि अपन इसको देखते हुए इसको नोट करेंगे। इसके बारे में सारी बातें अपन को लिखनी है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब देखिएगा, अब इससे आगे के स्टेप्स को मैं इसमें लिखता हूँ भाई। इसको मुझे क्लीन करना ही होगा। चलो, आप क्वेश्चन को तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए भी, अब अपन एक एक पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, वैसे सोल्व तो मैंने सारे पार्ट कर लिए हैं, अब उनके बारे में लिखना है। देखिए अपन क्या लिख देंगे, अपन देखा था कि अपना चित्र देखने से स्पष्ट है कि प्रारंभ में गुटका फर्श पर विरामावस्था में है। देखो यहाँ देखो, इस तरह से नंबर फर्स्ट के अंदर ये फर्श था, मैं वापस से इसे बना दूँ, ये गुटका यूँ रखा हुआ था, ये स्थिति है। अब इस पर लगने वाले बलों को फिर मैंने शो किया था, आपको पता है कि ये गुटका था, इस गुटके पर लगने वाले बलों को मैंने कैसे शो किया, ये जो फोर्स था ये तो कितना था भाई, 20 न्यूटन था, और ये क्या था, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। फर्स्ट के लिए ये था। अब इसके बारे में अपन को लिखना है। देखो प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है। प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में, क्लियर है, विराम अवस्था में है। इसका मतलब इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। जब भी विराम अवस्था में होगा, एक तो उसका भार और एक दूसरा क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो देखो प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है। इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है। इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति क्या करता है, दर्शाता है। अब देखिएगा, इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। कौन कौन से दो बल हैं, एक तो है पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल, यानी कि गुटके का भार कह सकते हैं, पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल। तो देखो मैंने क्या कहा,
दो उपस्थित दो की दर्शाता है। पहला तो पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल जो कहाँ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और ये कितना होता है भैया, mg। m कितना है गुटके का, 2, g है 10। तो देखो कितना सिंपल, कितना हो गया, 20 न्यूटन होता है। पृथ्वी द्वारा दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। नंबर ए, कौन कौन से दो बल हैं, नंबर ए पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल यानी कि 20 न्यूटन, ये तो हो गया 20 न्यूटन होगा। एवं नंबर बी, दूसरा जो बल होगा वो है फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो कि एन है। फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल, गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन। तो देखो दो बल है, बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। नंबर ए पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल यानी कि 20 न्यूटन। नंबर बी फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन। इन दो को क्या करता है, इसके ऊपर ये दर्शाता है। अब देखिएगा अपन ने क्या देखा है कि इस स्थिति में गति का अगर प्रथम नियम अपन लगाए तो गुटके पर आरोपित नेट बल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि वो किस में है, स्थिर अवस्था में। तो देखिए इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल, गुटके पर आरोपित नेट बल 0, गुटके पर आरोपित नेट बल क्या होगा, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल 0 होना चाहिए। बिल्कुल बात यही है। अगर ये कुल बल 0 है तो इसका मतलब n का मान क्या होगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, होना चाहिए, जिससे n = क्या हो गया, 20 न्यूटन आ गया। अब देखो पूछा क्या था क्वेश्चन में, याद करो क्वेश्चन में ये पूछा गया था फर्श के धंसने से पूर्व गुटके की फर्श पर क्रिया। तो यूँ कह सकते हैं गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के बराबर है। तो अपन क्या कह सकते हैं, गुटके द्वारा, तो देखो क्या कह सकता हूं मैं, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा कहाँ है, 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की, क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। तो अपन कह सकते हैं गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्या है, 20 न्यूटन के तुल्य है और क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर क्या है, अधोमुखी है। तो ये कह सकते हैं प्रतिक्रिया बल भी क्या होगा, 20 न्यूटन फर्श द्वारा गुटके पर ऊपरी मुखी होगा। गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा, चलो ये भी लिख देते हैं, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा, यानी जो इसकी दिशा है, दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर क्या है, अधोमुखी है।
इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया की दिशा तथा क्रिया की दिशा लिखेंगे अपन इसे, तुल्य है, तथा अपन इसे थोड़ा सा एक लाइन को चेंज कर लो, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है, तथा क्रिया की दिशा यूं लिखेंगे अपन, तथा क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है, तथा क्रिया की दिशा कैसी है, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। प्रतिक्रिया बल की अगर बात करें तो देखो वो कितना आ रहा है, प्रतिक्रिया बल N इजिकल टू ये भी कितना आया है मेरे पास 20 न्यूटन है। फर्श द्वारा गुटके पर N इजिकल 20 न्यूटन, फर्श द्वारा गुटके पर 20 न्यूटन, फर्श द्वारा गुटके पर ऊर्ध्वाधर वो तो था ऊर्ध्वाधर अधोमुखी, ये हो गया है ऊर्ध्वाधर ऊपरमुखी, ऊर्ध्वाधर ऊपरमुखी है। ये लो, ये अपने पास क्रिया की बात हो गई। तो अपन ने फर्स्ट जो था पार्ट कि जब गुटका स्थिर अवस्था में है, यानी कि यूं कह सकते हैं फर्श धंसा नहीं है, उससे पूर्व की स्थिति में क्रिया बल को अपन को दर्शाना था। सिंपल से अपन उसकी लैंग्वेज लिख दी है, सारी कहानी को अपन ने उसकी को जो है इसमें दर्शा दिया है। कंप्लीट पूरी कहानी अपन लिख ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। अब अपन इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, जब फर्श क्या होगा, धंसेगा क्रिया की अवस्था में, तो उसकी अपन अब बात करते हैं। देखो वैसे अपन चित्र तो खैर उसका बना चुके थे, चलो एक बार फिर से और देख लेंगे उसको कि वो किस प्रकार से था। देखिए नंबर सेकंड पार्ट और अपन इसका सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि जैसे ये फर्श इस स्थिति में यूं आ गया था क्योंकि फर्श धंस गया था, और गुटका जो इसके ऊपर था वो यहाँ आ गया था, जबकि एक्चुअल में फर्श पहले क्या था, यहाँ था, यानी कि ये फर्श इस पोजीशन में आ गया था और गुटका जो था ये लो इतना धंसा है, तो इतना ही अपन इसकी हाइट ले देंगे इधर से, ये लीजिए। कब धंसा था, जब अपन ने इसके ऊपर क्या रख दिया था, एक बेलन रख दिया था। ये लो, ये अपन चित्र बना चुके थे, ये अपन ने ले लिया था, यानी कि बेलन पहले इस पोजीशन में था, शुरू में जब रखा तो धंसने पर ये ऐसे आ गया। फिर अपन ने इसके बल निर्देशांक की भी बात की थी, और ध्यान रहे ये इस डायरेक्शन में आया था, किसके कितने त्वरण से, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब इस पर अगर इसका मैं गुटके और बैलेंस सहित बल निर्देशांक की अगर बात करता हूं तो देखिएगा भाई, मैं इसे इस प्रकार से शो कर देता हूं। देखो फटाफट से बना लेते हैं अपन इस प्रकार से शो कर दीजिए, यहां देखें तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहाँ इस तरह से एक तो इसके ऊपर बल, यहाँ जो बल लग रहा है वो बल कितना हो गया भाई, एक तो हो गया है 27, तो बेल 25 किलोग्राम तो किसका द्रव्यमान था, बेलन का, 2 किलोग्राम किसका था, गुटके का, इंटू जी का मान 10 यानी कि 270 न्यूटन था। अब इसका ये प्रतिक्रिया बल, ये लो आपकी बार इसे क्या ले दिया मैंने एन डैश, और ये हो गया है गुटके प्लस बेलन, गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का
द्वारा निर्मित निकाय का बल निर्देशांक आरेख, का बल निर्देशांक आरेख ये था। अब देखिए इस पार्ट की भी अपन को वही थ्योरी लिखनी है कि प्रतिक्रिया बल कितना होगा, क्रिया कितनी होगी, वही पॉइंट अपन इसमें नोट कर दें। तो देखो फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में, फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में, फर्श के धंसने के बाद, फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में अगर देखें गुटका तथा बेलन दोनों मिलकर, क्रिया की अवस्था में गुटका वे बेलन दोनों मिलकर, गुटका वे बेलन दोनों मिलकर, गुटका वे बेलन दोनों मिलकर एक निकाय बनाते हैं। एक निकाय, एक सिस्टम, एक निकाय बनाते हैं। फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में गुटका व बेलन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक निकाय बनाते हैं। इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख, इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख, आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति को दर्शाता है। आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति, दो बलों की उपस्थिति को दर्शाता है। इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होगा, यानी कि जो भार है, जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल यानी कि mg है, वो कह सकते हैं उसका भार। जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जहां प्रथम बल क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल तथा द्वितीय बल द्वितीय बल। अब द्वितीय बल आप चित्र में देख लो, प्रथम बल तो गुरुत्वीय भार हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया 270 न्यूटन, और द्वितीय बल कौन सा हो गया इसमें, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तथा द्वितीय बल फर्श का अभिलंब बल एन डैश है, तथा द्वितीय बल फर्श का अभिलंब बल एन डैश है। उसमें अपन ने एन को लिया था, यहां क्या हो गया है, एन डैश है। लेकिन इनमें गुटके और बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते, ध्यान रखना। लेकिन इनमें गुटके व बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनमें गुटके व बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते हैं। तो अब देखिएगा, ये इसको अलग कर दें अपन। तो अगर अपन इसी में आगे देखें तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं, ये शामिल तो इसके अंदर होते नहीं है। इस स्थिति में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जो गति वाला बल होगा वो इनके डिफरेंस से निकलेगा, क्योंकि F = m है। देखो इस स्थिति में
इस स्थिति में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, इस स्थिति में अगर न्यूटन के गति के अगर अपन द्वितीय नियम से देखें तो देखिएगा कितना होगा भाई। द्रव्यमान कितना है 2 + 25 और ये g कितना है 10। ये तो हो गया भाई इसका भार गुरुत्वीय बल हो गया माइनस n डैश। देखो भाई ध्यान रहे यहां इस स्थिति में अपन क्या देख रहे हैं कि ये बल तो नीचे की ओर है, ये बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, फिर भी इसने गति करी है। इसका मतलब इन दोनों बलों का जो डिफरेंस होगा वो उससे गति वाला बल प्राप्त होगा ma। अब mg ज्यादा है, यानी कि इक्वेशन ये हो गई है मेरे पास। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखो मैं इक्वेशन को यूं कह सकता हूं, स्मॉल m गुटके का द्रव्यमान, कैपिटल M बैलन का द्रव्यमान इनटू g माइनस n डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, गति वाला बल आएगा। गति वाले बल से तात्पर्य स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू इसका त्वरण। ये समीकरण बनेगी न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, क्योंकि F इक्वल टू ma है। ये परिणामी नेट बल आ गया मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस, और ये बल मेरे पास आ गए हैं। अब देखिएगा मान रखो आप इनकी, स्मॉल m 2 और ये है 25 और ये है g की वैल्यू 10 माइनस n डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 25, a की वैल्यू है 0.1। ये लो अब अपन इसे सोल्व करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन था, यानी 27 10 यानी कि ये तो हो गए हैं 270 माइनस n डैश इज इक्वल टू 27 यानी कि 2.7। अब आप इसे सोल्व करें तो n डैश इज इक्वल टू 270 माइनस 2.7 यानी कि ये हो जाएंगे 270 यानी कि 267.3। ये लो इतना अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया। तो अपन कह सकते हैं अतः इस स्थिति में फर्श पर निकाय की क्रिया, अतः इस स्थिति में फर्श पर निकाय की क्रिया 267.3 न्यूटन है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। ये लो भाई यहां अपने पास सेकंड पार्ट भी अपने सोल्व कर लिया है, जबकि गुटका धंस रहा था। अब जो लास्ट इसमें पूछ रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया युगल की बात कर रहे हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया युगल की भी दो स्थितियां हैं, एक तो धंसने से पूर्व और एक स्थिति है धंसने के बाद। अब उसको अपन सोल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर अपन थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो देखिए भाई नंबर थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट अपन सोल्व कर लिए। क्रिया प्रतिक्रिया युगल अपन को छांटना है। क्रिया प्रतिक्रिया युगल। देखिए अब इसमें भी अपने पास आपको पता है दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति फर्श के धंसने से पूर्व, फर्श के धंसने से पूर्व क्रिया प्रतिक्रिया युगल क्या होंगे। देखो सिंपल सॉरी लिख देते हैं। इस अवस्था में गुटके द्वारा
इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित, इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल, फर्श पर आरोपित क्रियाबल, इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल तथा फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित तथा फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित प्रतिक्रिया बल, आरोपित प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल दोनों ही समान, दोनों ही समान, अर्थात कितने थे भाई, 20 न्यूटन आ रहे थे, दोनों ही समान अर्थात 20 न्यूटन तथा ऊपरीमुखी है, 20 न्यूटन तथा ऊपरीमुखी है। ये लो भाई, ये अपने पास ये पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया इसका। फिर इसके बाद है नंबर बी, ये क्या कह रहे हैं, फर्श के धंसने से पूर्व था। अब कौन सी बात आ जाएगी, फर्श के धंसने के बाद। देखो फर्श के धंसने के बाद इसमें क्या है, मान समान नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा था, अपन ने देखा था 267.3 ऐसे आ रहा था। तो यहां अपन इसके लिए अपन क्या कह देंगे, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल, निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं फर्श द्वारा निकाय पर, एवं फर्श द्वारा निकाय पर उपस्थित प्रतिक्रिया बल, उपस्थित प्रतिक्रिया बल दोनों समान अर्थात 270 न्यूटन है, दोनों समान। अब डिफरेंस किस में आएगा वो देखो, अर्थात 270 क्या है, न्यूटन है, जो कि ऊपरीमुखी निर्देशित है। जो कि ऊपरीमुखी क्या है, अपने पास निर्देशित है, ये अपने देख लिया है। अब देखिएगा, तथा इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल, इसकी भी बात कर लें। इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल, इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल, गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल भी
एक क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण करते हैं, भी एक क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण करते हैं। यानी कि एक चीज स्पष्ट हो गई कि इससे पहले वाले में जब वो धस नहीं रहा था तब तो बेलन को नहीं रखा, तब तो क्रिया प्रतिक्रिया वाले युगल में एक ही आ रहे थे, और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया युगल में दो जोड़े आ गए, एक युग्म और बन गया। कौन सा? बेलन और गुट का। इसने भी क्रिया प्रतिक्रिया युगल का क्या कर लिया है? निर्माण करते हैं। यही मैंने लिखा है, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिएगा यहाँ एक चीज स्पष्ट अपने पास हो जाती है कि क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है जब दोनों पिंडों के बीच उपस्थित बल परिमाण में क्या हो? समान, और दिशा में कैसे हो? विपरीत हो, अन्यथा नहीं होते हैं। तो यहां मैं अलग से ये चीज लिख देता हूं, ये आप स्पेशली याद रखना। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि ये जो उदाहरण अपन ने सोल्व किया है, इससे ये चीज अपने पास क्लियर हो रही है कि अतः स्पष्ट है कि क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है, जब दोनों पिंडों के बीच उपस्थित बल, जब दोनों पिंडों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है जब दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित बल परिमाण में समान, उपस्थित बल परिमाण में समान तथा दिशा में एवं दिशा में विपरीत होते हैं। देखो यहां अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, यहां अपने विथ एग्जाम्पल अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। विथ एग्जाम्पल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स अपनी बुक में दिए हुए हैं, उन अनसोल्ड क्वेश्चन को, जो कि करीब 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन अपने पास दिए हुए हैं, उन अनसोल्ड 40 क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, इसके बाद उनको सोल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर एंड होगा। वैसे थ्योरी और एग्जाम्पल्स अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अनसोल्ड जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन अब इस एग्जाम्पल के बाद इसको सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जिसके कि अपन ने सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स अपन ने क्लियर इसके कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी अपन ने कंप्लीटली इसके सोल्व कर लिए हैं, और साथ के साथ ही अपन ने इसकी थ्योरी भी साथ साथ क्लियर कर ली है। अब जो अनसोल्ड है, देखो अनसोल्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो कि अपनी थ्योरी को क्लियर करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को आपको स्पेशल ही ध्यान देना है ताकि आपका विशेष सब्जेक्ट विशेष में विशेष रूप से सब्जेक्ट आपका क्या हो, इसमें तैयार हो सके।